जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में सिविक्स के पेपर पर यानी नागरिक शास्त्र। कल आप लोगों का नागरिक शास्त्र का पेपर है और ये आप लोगों को कल क्या मतलब आप आज ही समझ सकते हैं। हो सकता है कि इसको अपलोडिंग करने में हम बना रहे हैं आज, लेकिन हो सकता है अपलोडिंग करने में आपको सुबह हो जाए तो आप मतलब समझेंगे कि आज ही है, ठीक ना। यानी कि 23 तारीख को आपका पेपर है, 23 फरवरी को आपका पेपर है। और 23 फरवरी को ये आपका जो पेपर है इसमें जितने क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ये पेपर से पहले आप देख कर जाइए। इसमें से सभी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आएंगे। रीज़न क्या है सभी क्वेश्चन नहीं कहने का, क्योंकि वो हम लोग नहीं तय करते हैं और ना ही हम लोग उसे बनाते हैं। तो इस कारण से हम उसमें 100% नहीं कह सकते और ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है कि हाँ 100% आएंगे। लेकिन हाँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सीधे यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं और एक क्लास लंबी रहेगी। जी हाँ, इसी कारण से हम हिंदी का सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं लिए, केवल आंसर की बता के छोड़ दिए, क्योंकि ये वीडियो बनाना हमें काफ़ी ज़रूरी था, एक क्लास हमें अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है और कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रीजन है कुछ नहीं, बस अब इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए संबंधित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनपीटी, ठीक है ना। अब इसमें आपको ये भी बता दें कि रिवीजन के पर्पज से क्लास है, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर इसमें नहीं होंगे आपको, ये रिवीजन के ही पर्पज से है। जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उन्हीं को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका था और दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग देते हैं तो वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है, किस प्रकार की है। तो इसमें क्वेश्चन आपका है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुआयामी, यानी बहुत से इसके आयाम हैं, कई कारणों से ये निर्धारित की जाती है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है, यानी वायुमंडल के संदर्भ में कौन सी बातें इसमें सही है। पहला है वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ी रहती है, एक गलत है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घटी रही, यही सही है, ठीक ना। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% बिल्कुल भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। तो आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी को चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना, ये सार्क थेरेपी है। फिर WSF का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड सोशल फोरम, ये आपका वर्ल्ड सोशल फोरम इसका जो है WSF का फुल फॉर्म है, यानी कि पूरा नाम है वर्ल्ड एशियोरिटी फोरम नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे सोशल है, ठीक ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। 1956 ईस्वी में। खाद्य संकट के सर्वाधिक प्रभावित राज्य था, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य था खाद्य संकट के लिए। तो बिहार। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था भारत का आर्थिक विकास करना, ठीक ना, भारत का आर्थिक विकास करना। फिर 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1975 के समय में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। आगे हम लोग देखते हैं तो किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। 1980 को। ये 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी थे जिनको आप लोग देखकर जरूर जाइए। अब बात कर लेते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन के ऊपर, और अति लघुत्तरी क्वेश्चन में हम देखते हैं सुरक्षा से क्या तात्पर्य, यानी सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का तात्पर्य है सुरक्षित रहना और सुरक्षित रखना।
ऐसा नहीं कि केवल खुद सुरक्षित रहें, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें, तो इसे कहते हैं सुरक्षा। आगे देखते हैं किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी कहते हैं, अभी ऊपर देखे हैं। और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइल संधि आईएनएफ कहते हैं। अब वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है कि वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। पृथ्वी सम्मेलन किस प्रकार यानी किस समस्या को लेकर आयोजित किया जाता है? तो पर्यावरण की समस्या को लेकर पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी संपदा का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, सभी लोगों का अधिकार हो, उसे कहते हैं साझी संपदा, यानी सभी लोगों का साझा हो। केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी? पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी थी? तो पहली बार गठबंधन की सरकार 24 मार्च 1977 से 15 जुलाई 1979 तक रही। इस सरकार का नेतृत्व जनता पार्टी ने किया। ठीक ना, तो पहली बार ये 24 मार्च 1977 को बनी थी। अब हम लोग देखते हैं कि सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। ये क्या है? तो एक ऐसा समूह या संघ है जो आम तौर पर किसी विशेष उद्योग, काम या धंधे से जुड़ा होता है, यानी किसी विशेष कार्य के लिए जो जुड़ा हो उसे सिंडिकेट कहेंगे। एक ऐसा ये समूह है। अब देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले दो राज्यों के नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होंगे? पंजाब और बंगाल। पंजाब क्योंकि दो भागों में बटा, जिसे जो है एक पाकिस्तान में गया, एक भारत में रहा। बंगाल जो है बट गया। तो बंगाल के बटने का मतलब ये नहीं कि मतलब वो उसमें कोई डिवीज़न हुआ। वो हम भले जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल और फिर ये पूर्वी बंगाल, मतलब उससे जिसे कहते थे, अब केवल बंगाल कहते हैं। तो पहले उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो इस ये भी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो बंगाल ही हुआ। अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? अल्पमत सरकार किसे कहते हैं? यानी कि संसदीय प्रणाली में बनी सरकार को अल्पमत सरकार कहते हैं। यह तब बनती है जब किसी राजनीतिक दलों या दल के गठबंधन के पास संसद में सभी सीटों का बहुमत ना हो। यदि जब जो है कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं रहेगी, तब जाके उसे कहते हैं कि अल्पमत, यानी कम लोगों के मत के अनुसार जो है इन्हें सरकार बनाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं अल्पमत सरकार। मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? यानी कि जब जो है किसी कारण से 5 साल के अंदर, यानी कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ हो, उसी समय वर्तमान पार्टी जो सत्ता में अभी है अपना त्याग पत्र दे दे और कोई दूसरी पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे हालात में जो चुनाव होते हैं उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि जब तक वो सरकार का समय चल रहा है और यदि उसी के बीच में, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, इस 5 साल के बीच में कभी जो है अगर चुनाव कराना पड़ जाए तो इसे कहेंगे मध्यावधि चुनाव। बस सिंपल सी बात है, इतनी है। आगे हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन अब लघुत्तरी है आपके सामने और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ से अब रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया और इसके किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसके कुछ विशिष्ट संस्थाएं इस प्रकार हैं, जैसे सुरक्षा परिषद, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र की सबसे पहले महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुख के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वह देश वे पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेती है। इसमें अस्थायी सदस्यों और स्थानीय सदस्य, जो अस्थायी हैं और जो स्थानीय हैं, इन दोनों सदस्यों की एक मिश्रित साझेदारी या समझदारी है जो सुरक्षा समस्याओं पर नियंत्रण रखती है। ठीक ना, यानी वो सुरक्षा करती है और वहाँ की जितनी समस्याएं हैं उनको निपटाने का कार्य करती है। दूसरी है महासभा, और महासभा क्या करती है? ये जनरल असेंबली है।
यह संस्था संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को सम्मिलित करती है और उन्हें सहमति से आपसी समस्याओं पर चर्चा करने का मौका प्रदान करती है। और महासभा ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रोत्साहित किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए कई तरीके के अहम निर्णय लिए हैं। ये चीज़ महासभा का कार्य है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा, रक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। तो पहला ये जो क्वेश्चन है कि नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, तो भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रबल दावेदार है कि इससे प्रमुख देश का समर्थन भी प्राप्त होता है, लेकिन चीन सहित कई विश्व में यानी कई विश्व के कई देशों में जो हमारा विश्व है उस विश्व में चीन के साथ ऐसे कई देश हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। यानी किस बात का? तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा परिषद का ये लोग जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ ये जो बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता जो होनी चाहिए, यही चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे अस्थायी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। और अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत को वैश्विक समुदाय में अपनी छवि और मजबूत करनी चाहिए, जिससे देश की सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, करना भी होगा और साथ ही साथ समय समय पर अपने दावे को प्रस्तुत करते रहना होगा। आगे हम लोग देखें तो आसियान का निर्माण क्यों किया गया? क्या यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में विचार स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। आसियान का निर्माण क्षेत्रीय सहयोग यानी उसके क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हैं उनका सहयोग करना। किस तरीके से? तो आर्थिक विकास में, शांति स्थापित करने में उनका सहयोग करना। और यह अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा, जैसे कि व्यापार में वृद्धि किया और क्षेत्रीय स्थिरता भी। वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे मामले नहीं आए जिससे वहाँ के क्षेत्र में कुछ हलचल हो, यानी कि कहने का मतलब कि युद्ध वगैरह नहीं हुए, सुख शांति बनी हुई है। हालांकि मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में इसकी सफलता थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसियान एक महत्वपूर्ण संगठन है और जिसके पास क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। यानी वो अपने क्षेत्र में कुछ सही प्रकार के सही निर्णय ले सकता है। आगे बात करें तो यह मानव अधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका को मजबूत बनाकर अधिक प्रभावी बन सकता है यदि ये लोकतंत्र पे थोड़ा सा ध्यान दे। यह क्षेत्रीय मुद्दों पर एक मजबूत आवाज़ बन सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय का जो क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसका प्रभाव पड़ा राजनीति पर। राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव, और सकारात्मक प्रभाव में स्थिरता आई है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनी जिसने देश के पुनर्निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आज भले ही अलग अलग पार्टियां या कोई भी बात करे, लेकिन उस समय कांग्रेस की पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय एकता में। तो एक दलीय प्रणाली ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद की, जो विभाजन के बाद महत्वपूर्ण था, जिसका जिक्र हम पिछले वीडियो में किए थे। जो नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 था, जो उसमें एक चैप्टर नंबर 2, मतलब बुक 2 प्रकार की है ना, तो एक वैश्विक एक भारतीय। तो भारतीय का जो पहला चैप्टर था जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती से, उसमें इसका हमने डिटेल में जिक्र किया था आपके सामने कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग देशी रियासतों को, रजवाड़ों को हमारे देश में मिलाया था। आगे हम देखते हैं विकास। तो विकास ने मतलब इसमें क्या, तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और कृषि में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इसके हैं। क्या है नकारात्मक प्रभाव, तो जैसे विपक्ष का कमजोर होना, विपक्षी दल कमजोर थे और कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने में असमर्थ थे। जैसे आज के समय में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और जितने भी विरोधी पार्टियां हैं वो उसके पक्ष में उसको चुनौती देने में जो है सक्षम नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि लोकतंत्र का कमजोर होना, और एक दलीय प्रणाली ने लोकतंत्र को कमजोर किया और राजनीतिक भागीदारी को कम कर दिया। ये आज भी हो रहा है। जब केवल एक ही दल, एक ही पार्टी सत्ता में कायम रहेगी, तो वहाँ पर बाकी सभी नियम कमजोर पड़ेंगे। जैसे लोकतंत्र का कमजोर होना, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे जैसे आज बढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में एकाधिकार है, एक व्यक्ति का अधिकार, एक पार्टी का अधिकार होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। यही रीजन है और यही सच्चाई है, इसमें कोई कुछ भी कहे। आगे क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल लागू होने में हमें क्या सीख मिली, स्पष्ट कीजिए। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अभी ऊपर हमने चर्चा किया इंदिरा गांधी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये चीज़ देखते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र का महत्व, ये पहली इसमें महत्वपूर्ण बात है। तो आपातकाल ने हमें लोकतंत्र के महत्व को याद दिलाया और लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार बताया। अधिकारों का क्या महत्व है, तो अधिकारों का महत्व क्या है, तो आपातकाल ने हमने नागरिकों के अधिकार के महत्व को याद दिलाया और आपातकाल के दौरान कई नागरिक अधिकारों को छीन लिए, यानी कई नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया था। तो हमारे अधिकारों की जो है याद दिलाता है, हमारे अधिकार क्या हैं, कितना उसका महत्व है। सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ इसी के दौरान, तो वो भी देखते हैं। तो आपातकाल ने हमें सत्ता के दुरुपयोग के खतरों को याद दिलाया। आपातकाल के दौरान सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कई लोगों को प्रताड़ित भी किया। मतलब जैसे अभी इस समय मान के चलिए किसान आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, तो सरकार यदि यहाँ पे किसान आंदोलन में किसान इकट्ठा, या फिर पेपर लीक की जो खबर है उस पर विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं, तो उनके ऊपर अगर सरकार कोई एक्शन ले लेती है, तो एक तरीके से हो जाएगा कि अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग कर रही है। किसी के साथ अन्याय भी करना और जब वो शिकायत लेके आए तो उसे पीटना भी, ये उसी तरीके की बात हो जाएगी। संविधान का महत्व, तो संविधान के महत्व में हमें देखते हैं हम कि आपातकाल ने हमें संविधान के महत्व को याद दिलाया और संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को जवाबदेह बताता है। मतलब कहने का इसमें यह है कि संविधान ही एक ऐसा हथियार है हमारे लिए, जो सब कुछ, अगर जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वे अगर कमज़ोर पड़ जाएं, तो संविधान आज भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर अस्त्र शस्त्र के रूप में पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है असम आंदोलन।
असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था तथा सही उदाहरण देकर जो यानी कि क्या इसमें उदाहरण है इस तरीके से आप बताइए। क्वेश्चन इसलिए आपके सामने सब रखे नहीं तो केवल हेडिंग हेडिंग रखते, ताकि जब क्वेश्चन वहाँ पूछे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यही क्वेश्चन इसी तरीके से तो हम लोगों ने देखा था। अब असम आंदोलन में क्या आपको ध्यान देना है, तो असम आंदोलन पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है असम, जो सन 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन चला, यानी कि असम के लोगों के द्वारा असम के ना होने वाले यानी जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ ये 4 तक ये आंदोलन चला 1979 से 1985 तक। उसे ही असम आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन असम के सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। इसी कारण से जो है चला था, क्योंकि असमी लोग जो थे, जो असम के रहने वाले लोग थे, वो असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत से मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है और लोगों के मन में यह भावना बसी हुई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि यदि यहाँ पे जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, अगर इन लोगों को फिर से बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो ये बांग्लादेशी लोग यहाँ असम के जितने लोग हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। जो यहाँ के असम लोग हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ के जो बंगाली लोग हैं वो अधिक संख्या में हो जाएंगे, जिसके द्वारा यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई भी निर्णय लेना होगा तो ये अधिक संख्या वाले लोग लेंगे। तो इसी डर से इन लोगों का मानना था कि ये विदेशी लोगों को इनके देश भेज दिया जाए। आगे क्या बात करते हैं, तो आगे या उन्हीं असमी लोग, या फिर ये भी बात है कि उन्हीं असमी लोगों को जो असम से, उन्हीं असमी लोगों को, कहाँ चला गया, हाँ ठीक, या फिर उन्हीं असमी सांस्कृतिक पर इन्हें ये भी दिखाई दे रहा था कि जो असम की संस्कृति है उस पर खतरा है। अतः 1979 से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने जब विदेशियों के विरोध में आंदोलन चलाया, तो जिससे यह मांग की गई कि सन 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं, यानी इसके बाद जितने लोग आके असम में बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। और असमी जनता के हर तबके ने इसका समर्थन किया। यानी ये केवल एक दो तबके की बात नहीं थी, जितने लोग वहाँ पे रहते हैं सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और असम में समर्थन मिला। इस आंदोलन को पूरे असम से जो है समर्थन मिला। ये पहली इसमें बात थी। और दूसरी जो उदाहरण देके बताने के लिए कहा गया था, तो दूसरा, असम आंदोलन के पीछे आर्थिक मसले भी थे। जैसे असम में तेल, चाय, कोयले, ये सांस्कृतिक संसाधन की मौजूदगी के बाद भी व्यापक गरीबी थी और यहाँ की जनता ने माना कि असम की प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असम के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अतः इस आंदोलन के पीछे सांस्कृतिक के साथ साथ असम के पिछड़ेपन की पीड़ा भी थी। इसी कारण से ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये असम आंदोलन था जो 1979 से लेकर 1985 तक चला। कारण क्या थे, तो आर्थिक पिछड़ेपन और साथ साथ सांस्कृतिक के कारण। तो ये इनको इसी कारण से ये एक तरीके से विदेशी लोगों को बाहर भेजने के लिए। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है।
वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आज की परिस्थिति के अनुसार आप इस बात से सहमत हैं कि भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है, एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है इनमें? तो यदि आप इस मत से सहमत हैं तो तर्क दीजिए, और यदि इस मत से नहीं सहमत हैं तो भी तर्क दीजिए कि क्यों नहीं है। तो हम इस मत से सहमत हैं, और सहमत हैं तो हम इसका तर्क भी देंगे। और तर्क हम इसका देते हैं कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि चीन और भारत उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देने या दे सकने की पूरी क्षमता रखते हैं। और हम इस विचार की पुष्टि करने के लिए निम्न तर्क देते हैं। और निम्न तर्क में पहला तर्क है कि चीन और भारत दोनों एशिया के दो प्राचीन, महान और शक्तिशाली एवं साधन संपन्न देश हैं। पूरे विश्व में पहले और दूसरे नंबर के जो देश हैं वो चीन और भारत ही हैं जनसंख्या की दृष्टि से। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि में भी ये बड़े हैं, पहले दूसरे तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़े तो हैं। तो इसी कारण से ये टक्कर दे सकते हैं, और दोनों में परस्पर सुदृढ़ मित्रता और सहयोग अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अगर चीन और भारत के बीच एक गहरी मित्रता हो जाए तो ये अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय हो जाएगा। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक मंचों पर एक जैसी नीति और दृष्टिकोण अपनाकर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संचालक करने वाले राष्ट्र अमेरिका और उसके मित्रों को चुनौती दे सकते हैं। यानी यदि ये दोनों एक साथ हो जाएं तो उनके जो अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं उनको ये चुनौती दे सकते हैं। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ये है कि चीन और भारत दोनों की जनसंख्या 200 करोड़ से अधिक है, और इतना विशाल जनमानस, ठीक ना, यानी कि 140 करोड़ चाइना की, 144 करोड़ भारत की, 288 करोड़ के आसपास, 84-88 करोड़ के आसपास इतनी जनसंख्या है। और इतनी जनसंख्या है तो एक विशाल जनमानस अमेरिका के निर्मित माल के लिए एक विशाल बाजार प्रदान कर सकता है, और पश्चिमी देश और जितने भी अन्य देश हैं उनमें कुशल और अकुशल सस्ते श्रमिक दे सकता है। तो इसी कारण से जो है ये एक तरीके से जो हम लोग कहते हैं कि वो चुनौती इनको देने के लिए सक्षम है। फिर दोनों देश नई, अब तीसरा तर्क क्या है कि दोनों देश नई अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार और साथ साथ उदारीकरण, वैश्वीकरण, विदेशी पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब में भी पक्षधर हैं। और पूंजी निवेश का स्वागत एक ध्रुवीय महाशक्ति अमेरिका और अन्य बहुत राष्ट्रीय निगम समर्थक कंपनियां स्थापित करके संचालक करने वाले राष्ट्रों को लाभ दे सकते हैं। आंतरिक आवश्यकता सुविधा प्रदान करके अपने यहाँ आर्थिक विकास की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी इसके तर्क हैं कि हाँ, भारत और चाइना ऐसा कर सकते हैं। दोनों देश एक तरीके से विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, इन सभी में भी इनका जो है अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों की मान्य शर्तें थोपने पर नियंत्रण रख सकते हैं। बाकी ये कई सारे इसमें मतलब तर्क लेकर आए हैं हम सामने, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत डिटेल में। बाकी इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये देख सकते हैं चौथा, और ये है पांचवा, छठवां पढ़ लीजिए आप लोग, और सातवां भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े 1990 के दशक में विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण के बारे में है तो थोड़ा सा इस पे जिक्र कर लेते हैं। पर्यावरण से जुड़े सरोकार का लंबा इतिहास रहा है, यानी पर्यावरण से जितने भी जुड़े हुए, तो पर्यावरण का एक लंबा इतिहास रहता है। मतलब पर्यावरण के बारे में तो हम लोगों को देखना ही है। लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक में बाद के राजनीतिक चरित्र ग्रहण किए और वैश्विक मामले के जितने भी एक तरीके के समूह थे, वे जैसे क्वेल ऑफ रोम 1972 में, फिर लिमिटेड टू ग्रोथ शीर्षक की एक पुस्तक प्रकाशित की, यानी पुस्तक प्रकाशित की, और जिसमें यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बखूबी बताती है और दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बेहतरीन यानी बढ़ोतरी नहीं हो रही। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अब खेती करने के लिए हमारे पास ज़मीन बढ़ रही है, केवल जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो जबकि उपजाऊ ज़मीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। कारण क्या है कि जैसे जो उपजाऊ है उस पर मकान वगैरह बना रहे हैं लोग, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, तो कृषि योग्य भूमि नहीं रह गई है। अब चरवाहों के चारे खत्म हो रहे हैं, तो जो मत्स्य भंडार घट भी रहा है। तो ये सभी कई कारण हैं। अब देखिए नियोजन से क्या अभिप्राय है। और नियोजित अर्थव्यवस्था में राह में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। नियोजन से क्या तात्पर्य है? नियोजन से तात्पर्य है कि किसी देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग करके निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके का कार्य करना नियोजन कहलाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र में विकास करना। प्रमुख उपलब्धि क्या क्या थी? तो प्रमुख उपलब्धि थी भारी उद्योगों की स्थापना करना, सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो ये 1956 से 61 तक चली, जिसका उद्देश्य था प्रथम योजना की सफलता को आगे बढ़ाना और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी? तो प्रमुख उपलब्धियां इसमें क्या क्या हैं? भारी उद्योग का विस्तार करना और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा देना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जीडीपी में वृद्धि करना। आगे दोनों योजनाओं की क्या क्या भूमिका रही है, जो दो पंचवर्षीय योजनाएं हैं? तो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इन योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की और विकास की नींव रखी और इन योजनाओं ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आगे बात करें तो इसमें रोजगार में बढ़ोतरी। रोजगार में क्या बढ़ोतरी हुई? तो इस योजना से लाखों लोगों को रोजगार मिले और इसी योजना से सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिला। तो ये सभी इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ? तो इसमें देखिए क्या बात है। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद था, जो 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा सामने उभर कर आया। और इस विवाद का मूल मुद्दा क्या था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से, यानी कि इसी दो बातों को लेकर था। और बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया। पहले उस मस्जिद को नष्ट किया गया और जिसके कारण
6 दिसंबर 1992 को यह जो है एक दंगे में बदल गया, और जिसके बाद मतलब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भूमि का स्वामित्व निर्धारित करने के लिए फैसला सुनाया गया, और जिसमें भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला 1/3 रामलला, मतलब जो आज हम जानते हैं जहाँ पे मतलब मूर्ति स्थापना, और दूसरा जिसे मतलब हिंदू महासभा भी कहा जाता है, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, और फिर तीसरा जो है निर्मोही अखाड़ा। ये 3 तरीके से उस ज़मीन को बांटा गया था। ते राम के जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर जो है मतलब विवाद था, वो इस तरीके से सुलझाया गया था। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अगर एक भी आ गया तो आपके बहुत फायदे हो जाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला है दक्षेस, क्या है और इसका गठन कैसे हुआ, और दक्षिण एशिया की प्रगति में इसका क्या भूमिका है, इसे सार्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कौन कौन से इसमें देश आते हैं, तो इसमें देश आता है आपका मालदीव। इसमें देश में कौन कौन से देश आएंगे, तो मालदीव आएगा, श्रीलंका आएगा, भारत आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये देश इसमें आएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय यानी कि बहुत से स्तर पर संसाधनों को आपस में सहयोग करने के लिए यह कदम उठाया गया था। इसकी शुरुआत 1985 में हुई, और दुर्भाग्य से सदस्यों के मध्य कुछ विभेद था, जिसके कारण इसे सफलता नहीं मिली। मतलब कि जब इसे शुरू किया गया तो इसे सफलता तो नहीं मिली, लेकिन दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी जिसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा के मतलब ये जो जिसमें आप जानेंगे साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के नाम से जाना जाता है, इस पे दस्तखत किए और पूरे दक्षिण एशिया के लिए फ्री व्यापार यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा किया। और दक्षिण एशिया के सभी देशों ने अपनी अपनी सीमा के आर पार मुक्त व्यापार को सहमत हो गए, और इसमें जो है शांति और सहयोग के साथ साथ एक नए अध्ययन की शुरुआत की, यानी कि इन लोगों ने मुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया। और इसमें दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना काम कर रही थी, और 2004 में यह हस्ताक्षर हुआ, साइन किए कि 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो जाएगा। और इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में होने वाली सीमा शुल्क 2007 तक 20% कम कर दी जाएगी। यानी इसमें जो शुल्क दिया जाता था थोड़ा अधिक था, तो इसको कम कर दिया गया। अब इसकी कुछ सीमाएं थी, तो कुछ छोटे देश मानते थे कि सॉफ्ट की आड़ लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है, यानी बाजार इसमें भारत सबसे बड़ा देश था, तो सबको लगता था कि ये फ़ायदा उठाना चाहता है, और व्यावसायिक मौजूदगी के अहम और मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीतिक पर असर डालना चाहता है। ये वहाँ के लोगों को लगता था, दूसरे दूसरे देश। और दूसरी ओर भारत सोचता था कि साफ्ट के क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा, और क्षेत्र मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मामलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा भारत को लगता था, जबकि दूसरे देशों को लगता था कि भारत उनके साथ धोखा कर रहा है। दक्षेस के जितने सदस्य देश थे वो आपस में मतभेद हुआ, और जिससे सीमा विवाद, तो कहीं पानी के बंटवारे को लेकर ऐसे कई मनमुटाव होने के कारण भारत पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद से परेशान है। मतलब कि आप जानते हैं
कभी इनमें नहीं पड़ती। जबकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत से दुश्मनी रखता है। कारण क्या है कि ये दुष्ट हैं भी, क्या कर सकते हैं हम। तो इसी कारण, इसी सब कारण से सदस्य देशों के हाथ अवश्य मिलते थे, लेकिन दिल नहीं। यानी कहने का मतलब है कि केवल हाँ हाँ करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी कार्य में सहयोग नहीं करते थे। दक्षेश को अपेक्षित सफलता ना मिलने की यही कारण है। और दक्षेश या दक्षिणी एशिया देशों को मजबूत बनाने के सुझाव दक्षेश की सफलता उसके सदस्य देशों की राजनीतिक सहमति पर आधारित थी। यानी कि जब जो है वो किसी कार्य को चाहेंगे और सभी मिलेंगे तभी हो सकता है। और सभी देशों को आपसी मतभेद भूलकर दक्षेश को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को महत्व मिले और उसकी आवाज़ सुनी जाए। आपसी मतभेद की छाया दक्षेश के कार्यवंतन पर नहीं पड़नी चाहिए, यानी उसके कार्य पर नहीं पड़नी चाहिए। और दक्षेश के मंच पर बड़े देश या छोटे देश का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें भूटान काफ़ी छोटा देश है, तो इनमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और साथ साथ सभी उनकी सफलता के लिए बराबर जिम्मेदार होंगे। और द्विपक्षीय मुद्दों को दक्षेश से दूर रखा जाए। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और ताकतवर देश होने के कारण भारत को अपने पड़ोसियों के अनुसार ही सहायता करनी चाहिए जैसी ज़रूरत है। और इस दक्षेश की मजबूती ही इस क्षेत्र की मजबूती है, क्योंकि हम लोग अगर कोई संस्थान बनाए हैं और वो मजबूत होता है तभी हमें मजबूती मिलेगी। अब मुद्दा है गुट निरपेक्ष का, और इस पे हमने एक वीडियो आपके सामने रखा है। आप जानते हैं इसमें शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष, इसका क्या तात्पर्य है, ये सभी कुछ बातें हमने किया था, लेकिन किसी प्रकार के क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं किए थे। तो क्वेश्चन पे भी थोड़े से डिस्कस इस पे कर लेते हैं। और गुट निरपेक्ष में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको, मतलब इससे ज़्यादा वो पूछ ही नहीं सकता है। क्या पूछेगा इससे ज़्यादा, इसमें सभी क्वेश्चन हम कवर कर दिए हैं। पहला है गुट निरपेक्ष की नीति के प्रमुख तत्व का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं गुट निरपेक्ष। एक बार भले हम इसको डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन देख लेते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बटा, जिसे पहली दुनिया और दूसरे दुनिया के नाम से जानते हैं। तो एक गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा गुट था जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। दोनों गुटों में अनेक कारणों से भीषण युद्ध हुए, और इसी युद्ध को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यूरोप और एशिया के अधिकांश देश इस गुटबंदी में फंस गए। मतलब कोई उस गुट में जाता था तो इधर से उसकी पिटाई, और कोई उस गुट में जाता था तो उधर से। इसी कारण से ना मतलब कि इसी कारण से अधिकांश देश जो है इसमें फंस गए, और वे किसी न किसी गुट में सम्मिलित हो गए। और जिसके कारण 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के नेताओं को अपनी विदेश नीति का निर्माण करने का अवसर मिला। तो भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें अपनी विदेशी नीति का आधार गुट निरपेक्ष को बनाया। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि एक दुनिया ए है, एक दुनिया ए है, दूसरी ए है। इसका अमेरिका जो है नेतृत्व कर रहा है, और इसका रूस। तो जब भारत की बात आई कि आप किस में जाएंगे, तो भारत ने ना इसे चुना ना इसे। ये अपनी एक अलग नीति, अपनी एक अलग दुनिया मतलब कि बनाने को तय हुआ। तो इसी को कहते हैं गुट निरपेक्ष, यानी ना इस गुट में रहेंगे ना इस गुट में। इस पे हमने चर्चा किया। तो इसमें क्या हुआ कि इसी कारण से 1961 ईस्वी में नॉन एलिजेंट मूवमेंट, मतलब कि जिसे नाम के नाम से भी जानते हैं, नाम भी उसे कहते हैं,
नाम भी उसे कहते हैं, और हिंदी में गुटनिरपेक्ष कहते हैं, जो 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में इसे जो है बनाया गया। इसमें कई देश शामिल हुए और शुरुआती दौर में इसमें 4 देश शामिल थे, बाद में इसमें कई देश शामिल हो जाते हैं। तो इसमें पहले प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था तो इसमें 25 लोग केवल शामिल थे, लेकिन 4 इम्पॉर्टेंट थे, और आज इनकी संख्या 120 हो गई है। इसका अर्थ और परिभाषा क्या है? तो गुटनिरपेक्ष की कोई सर्वमान्य या सर्वसंपन्न परिभाषा तो नहीं है, फिर भी गुटनिरपेक्षता की प्रवृत्ति या तत्व के आधार पर इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी भी राजनीतिक अथवा सैनिक गुट से संलग्न हुए बिना स्वतंत्रता, शांति और सामाजिक न्याय में कार्य करना ही गुटनिरपेक्ष कहलाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति से अभिप्राय है कि विभिन्न शक्तियों या फिर जितने गुट हैं, उन गुटों से आप प्रभावित रहते हुए अपनी स्वतंत्रता नीति अपनाना और राष्ट्रीय हितों के अनुसार न्याय का समर्थन करना, यही इसका मतलब है। कुछ लोग गुटनिरपेक्षता की नीति को तटस्थता की संज्ञा देते हैं, जो उचित नहीं है, मतलब उसका ये मतलब नहीं है। और इस संबंध में 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो, ठीक ना, यानी कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो तो न्याय पर आघात पहुँचे या आक्रमण की घटना घटित हो, तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और ना ही हम तटस्थ रहें। यानी कि अगर हमारी स्वतंत्रता पे किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, आक्रमण की घटना घटती है, तो इसमें हम शांत नहीं रहेंगे। और जॉर्ज लिस्का ने कहा है कि किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष ना लेना ही तटस्थता है। मतलब किसी का पक्ष ना लेना। लेकिन गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि सही और गलत भेद करना तथा हमेशा सही की ओर रहना एक गुटनिरपेक्षता है। तो ये जो है हमें जॉर्ज लिस्का के द्वारा मिलता है। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? तो इसके प्रमुख तत्व हैं राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि एशियाई अफ्रीकी देश ने राष्ट्र भावना के आधार पर एक लंबे संघर्ष के बाद यूरोपियन समाजवाद से मुक्ति प्राप्त की, और ऐसी स्थिति में सबसे पहले भारत और बाद में अन्य देश स्वाभाविक रूप से यह निर्णय लिए कि शक्ति गुट की सदस्यता को स्वीकार कर लेने पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके यानी कि पिछलग्गू बन जाएंगे। मतलब ऐसा सबको लगता था कुछ लोगों को कि उनके साथ हम लोग रहेंगे, उसकी बात मानेंगे, और जिससे उसकी आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद और संप्रभुता को आघात पहुंचेगा। इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए लोगों का मानना था कि अब हमें जो है अपना एक नया गुट बनाना चाहिए, नहीं तो हम कब तक जो है उनकी बात को मानते रहेंगे, उनके गुट में रहेंगे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरी बात है कि समाज जो भारत और अन्य एशियाई अफ्रीका देश के लंबे समय तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अत्याचार को भोगे थे, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रति उनके जो विरोध भावना थी वो काफ़ी तीव्र थी, और उन्होंने सही रूप में यह महसूस भी किया था। और दोनों ही शक्ति गुटों के प्रमुख नव साम्राज्यवादी ही थे, यानी कि वे नव साम्राज्यवादी दोनों गुट के लोग थे जो मतलब प्रमुख थे, नेतृत्व करने वाले। तथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए शक्ति गुटों से अलग रहना बहुत अधिक आवश्यक था। सबका मानना था कि इससे अलग रहना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इसमें हमें ध्यान देना है। बाकी इस चैप्टर में
अब जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं ध्यान देना है, बस ये कुछ 4-5 शांति के लिए तीव्रता, मतलब इसी में आप लिख सकते हैं कि लंबे संघर्ष वो 2 बार हो गया तो थोड़ा ऊपर वाला। तो अब इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके सामने रख देते हैं। बस इसका महत्व देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या महत्व है इसका? तो वर्तमान विश्व के संदर्भ में गुट निरपेक्षता का व्यापक महत्व है, जो इस प्रकार है। क्या क्या इसके महत्व हैं देखते हैं। तो पहला ये है कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त करना। दूसरा ये है कि साम्राज्यवाद का अंत करना और विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। फिर अगला है कि विश्व की महाशक्तियों के मध्य शक्ति का संतुलन बनाए रखना, कि वो अत्यधिक शक्तिशाली ना हो सके। फिर अगला क्या है? अगला है कि गुट निरपेक्ष सम्मेलनों के सदस्य राष्ट्रों के मध्य होने वाले युद्ध और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित करना और गुट निरपेक्ष आंदोलन से विश्व के जितने भी दूसरे देश हैं जो परतंत्र जिसपे दूसरे का राज्य है, उन्हें स्वतंत्र कराने और रंग भेद की नीति का विरोध करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब यदि किसी पे दूसरे देश का शासन चल रहा है तो उन्हें स्वतंत्र कराने का कार्य करेंगे। इस आंदोलन में निर्धन और पिछड़े हुए देशों की आर्थिक विकास पर बहुत बल दे रहा है। यानी इन सभी बातों पे चर्चा इसमें की गई है। ये भी एक महत्व के रूप में है कि इसमें अंतरराष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद को परिवर्तित करके द्विध्रुवी को बहुत केंद्रवाद में परिवर्तित करने का उपकरण भी बनाना। सफलतापूर्वक यह दावा किया गया कि मानव जाति की आवश्यकता पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य विचारधारा संबंधी विरोध से दूर रहना है। तो ये कुछ इसके महत्व हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसका मूल्यांकन करने की बात आती है। तो मूल्यांकन करना, तो गुट निरपेक्षता पर आधारित विचारधारा का उदय उन परिस्थिति में हुआ जब पूरा देश दो गुटों में बटा था और इसी प्रकार पूरे विश्व को खतरनाक स्थिति सिद्ध हो चुकी थी। यानी कि ऐसा लगता था कि अब काफ़ी स्थिति खराब है, जिसमें गुट निरपेक्षता आधारित नीति का परिणाम है कि वर्तमान में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका कम है इसी के कारण, वरना अब तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका होता। तो इसी तरीके से जो है इसमें ये बात ध्यान देनी है। और बाकी इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इन पे आप ध्यान दीजिए और देखते हैं हम लोग कल का पेपर आप लोगों का किस तरीके से आता है, सॉल्यूशन उसका मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।